नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव की, मतदान की, मतगणना की तारीखें आ गई हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, एक ही चरण में होगा। 288 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर, और मतों की गिनती इसकी भी 23 नवंबर को हो जाएगी। यानी 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस समय झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जबकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और बाद में अजित पवार के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। यानी महायुति की सरकार इस समय काम कर रही है। कई तरह के सवाल साहब इन चुनाव को लेकर के उठ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होकर के निपटे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं कल 16 अक्टूबर को, और हरियाणा में 17 अक्टूबर को नायब सैनी, जिनको कल ही विधानसभा विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 साल के शासन के बावजूद निरंतरता में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है, और इतनी सीटों के साथ, इतनी पावर के साथ सरकार बन रही है जितनी पावर हरियाणा के मतदाताओं ने बीजेपी को ना 2014 में दी थी और ना ही 2019 में दी थी। इनफैक्ट 2019 में तो जेजेपी की मदद से इनको सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन इस बार इंडिपेंडेंटली हरियाणा ने कहा कि नहीं, आप किसी की बैसाखी लेकर के सरकार ना चलाएं, फैसले ना लें। इंडिपेंडेंटली ही 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में उन्होंने डाल दी। अब सबकी निगाहें हैं महाराष्ट्र और झारखंड पर। झारखंड में जैसा मैंने कहा है, हेमंत सोरेन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। और हेमंत सोरेन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जेल होकर के आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके गए थे, लेकिन जेल से लौटते ही यानी जमानत होते ही चंपई सोरेन को इन्होंने चलता कर दिया और फिर से खुद मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए। महाराष्ट्र का घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प है। महाराष्ट्र में 2019 में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में और उद्धव ठाकरे के सहयोग से लोकसभा चुनाव में अधिकांश सीटें जीती बीजेपी और शिवसेना ने। विधानसभा चुनाव में भी, जो लोकसभा चुनाव के करीब करीब 6 महीने बाद हुए थे, उसमें भी इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। 288 के सदन में बीजेपी और शिवसेना को 160 से अधिक सीटें मिली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की नीयत में खोट थी, और जो उनके सलाहकार बने हुए थे, बताते हैं उनकी धर्मपत्नी और संजय राउत जैसे लोग, उन्होंने उनको पट्टी पढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले इतनी सीटें नहीं हैं, इतने एमएलए जीत करके नहीं आए हैं
कि अगर शिवसेना उनसे अपना समर्थन ले ले या गठबंधन से हट जाए तो वो किसी भी तरीके से सरकार बना पाए। इसलिए कहा गया कि साहब अमित शाह ने हमें वादा किया था ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री पद लेने का। अमित शाह ने मना भी किया कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था, लेकिन वो जिद पर अड़ गए। और जिद पर क्यों अड़े ये बाद में पता चला, क्योंकि शरद पवार ने उनको एक गोटी फेंकी थी, एक लालच दिया था मुख्यमंत्री पद का कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ और कांग्रेस का समर्थन जुटाने का मेरा वादा रहा, मेरी जिम्मेदारी रही और आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत थे, जो विचार थे, जो विचारधारा थी, उसको एक तरीके से तिलांजलि देकर के, लात मार करके उद्धव ठाकरे किनके साथ चले गए? जिन कांग्रेस को बाला साहब ठाकरे अंतिम सांस तक कोसते रहे, जिनके खिलाफ राजनीति करते रहे। और शरद पवार जो कांग्रेस में रहे बहुत लंबे समय तक और 1998-99 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर के अलग हो गए थे और एनसीपी बना ली थी। उन शरद पवार और कांग्रेस के सहयोग से उद्धव ठाकरे अपने ही पिताजी के नीतियों, सिद्धांतों, विचारों को तिलांजलि देकर के और हिंदुत्व को भी तिलांजलि देकर के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता में चले गए। वो सरकार गिर गई साहब 2-2.5 साल बाद। उन्हीं की पार्टी के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 13 एमपी ने बगावत कर दी। शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। उसके 1 साल बाद, करीब करीब 13 महीने बाद, अजित पवार भी अपने चाचा से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो अब ये 3 साथ हैं और उधर आधी अधूरी एनसीपी, आधी अधूरी शिवसेना और कांग्रेस, ये एक गुट है, एक जुंटा है। लेकिन जो मुस्लिम वोट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराने पर आमादा रहते हैं पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में, उनकी बदौलत लोकसभा चुनाव में ये जो त्रिगुट है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, इसने 48 में से 31 सीटें जीत ली थी। अब विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से करीब करीब 6 महीने बाद महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव होते हैं। हरियाणा में तो निपट गए हैं, अब महाराष्ट्र में है और झारखंड में है। कुछ उपचुनाव भी हैं, जैसे वायनाड में भी वोट पड़ेंगे, नांदेड़ में भी वोट पड़ेंगे। ये 2 लोकसभा सीटें खाली हो गई थी। और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए और उत्तराखंड की भी 1 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी 13 तारीख को होंगे। बहरहाल बात यह है कि जिन 2 राज्यों में चुनाव होकर के निपटे हैं और जहां सरकारें गठित होने की प्रक्रिया में इस समय है, उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, कुछ संदेश दिए हैं। इन्होंने हरियाणा जीतने के लिए वो सब जाल बिछाए थे, वो सारे के सारे लोभ, लालच और झूठ का सहारा लिया था, जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी आजमाए थे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और लोकसभा चुनाव में तो आप जानते हैं कि नतीजा क्या निकला था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी उतनी सीटें नहीं जीत पाई जितनी 2019 में जीती थी। हरियाणा में भी नहीं जीत पाई, राजस्थान में भी उसकी सीटें घटी। महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया ही, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सीटें घट गई। और सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं लगा
तो वो 2 ही सूबे थे और इन 2 सूबों से ही सर्वाधिक लोकसभा की सीटें भी आती हैं। उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं और जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 70 से अधिक सीटें मिली थी, उनके सहयोगियों को मिला लें तो 72 सीटें मिली थी। 2019 में भी 64 सीटें मिली थी, जिनमें से 62 तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन ये 2024 में घट करके 33 रह गई, 29 सीटें घट गई। महाराष्ट्र में जहां मैक्सिमम सीटें इनको मिल गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहां भारतीय जनता पार्टी घट करके नीचे आ गई और इन लोगों को अधिक सीटें मिल गई। और इसके बाद से जो एरोगेंस, जो बॉडी लैंग्वेज और जबान के स्तर पर जो कहते हैं ना कि बेलगाम होकर के जो बदजुबानी की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी और उनको मिले जनादेश को लेकर के भी, और जिस तरह के भाषण राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिए और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाने के बावजूद जिस तरह की अपमानजनक लैंग्वेज का प्रयोग प्रधानमंत्री के बारे में संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी किए, अमेरिका में भी किए और भारत में भी किए, उसको लेकर के अच्छी खासी प्रतिक्रिया पूरे देश में देखने को मिली है। ये नहीं समझ पाए ये अलग बात है, लेकिन चाहे हिमाचल प्रदेश में, चाहे गुजरात के सूरत में, चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे सिलीगुड़ी में, जिस तरीके से हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और जो जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जिस तरह हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे मतदाता वर्ग ने जाति पाति से ऊपर उठ करके हिंदू बन करके उनको तीसरी बार सत्ता सौंपी है, उसके साफ साफ संदेश और संकेत हैं कि ये बदजुबानी अस्वीकार है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी हमें स्वीकार नहीं है। और एक बात मैं कहता हूं, राहुल गांधी की जो नरेंद्र मोदी को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के लैंग्वेज है, तूम तड़ाक की भाषा है, उसने लोगों के भीतर एक आक्रोश भर दिया है। बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। ये लोकसभा चुनाव के दौरान का भाषण है और इनकी जो ये लैंग्वेज है, नहीं निकल पाएगा, नहीं भाग पाएगा, झूठ बोलता है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की आयु में 20-21 वर्ष का फासला है और ये पैराशूट से उतरे हुए हैं। ये गांधी नेहरू खानदान के हैं, इसलिए भाषण देते हैं और कांग्रेस पर और संगठन पर कब्जा किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी का जो सार्वजनिक जीवन है वो अपने आप में उनकी प्रामाणिकता बताने के लिए और उनकी कामयाबी बताने के लिए, उनकी लोकप्रियता बताने के लिए काफी है। एक बात मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि अगर आप बदजुबान हैं, अगर आप एरोगेंट हैं, अगर आप विनम्र नहीं हैं और अगर आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए और किस तरह अपने
बड़ों को भी, अपने छोटों को भी, महिलाओं को भी सम्मान दिया जाना चाहिए, अगर आपको ये पता नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, राजनीति में कब क्या बोलना है इसकी समझ तो आपको होनी ही चाहिए। क्या नहीं बोलना है इसकी समझ होना बेहद जरूरी है। हरियाणा ने जो मैसेज दिया है, हरियाणा ने मैसेज क्या दिया है? योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी हरियाणा चुनाव से कुछ समय पहले। उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और श्रेष्ठ उदाहरण, उत्कृष्ट और निकृष्टतम उदाहरण बांग्लादेश है। वहां पर हिंदू अगर निर्बल पड़े हैं, कमजोर पड़े हैं, असंगठित हैं, तो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जैसे ही जात पात में हिंदू बटा, और ये बांटो और राज करो की ही नीति पर चल रहे थे लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से हिंदू बटा और इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि हिंदू पूरी तरीके से जात पात में नहीं बटा, और मोस्टली उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसकी वजह से कम 240 सीटें आ गई, एनडीए की 293 सीटें आ गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के इतिहास रचने में कामयाब हो गए। लेकिन हरियाणा का सीधा संदेश है, भटकना नहीं है, बटना नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अभी 4-5 दिन पहले ही महाराष्ट्र के ठाणे में जो कहा है वो यही है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। महाअघाड़ी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और महाअघाड़ी के एक घटक जो बाला साहब ठाकरे के समय से ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, दोनों एक दूसरे की सहयोगी थी। 90 के दशक में अगर शिवसेना की 2 बार सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। पहली बार मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार नारायण राणे बने। लेकिन 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में चल रही थी, उसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, और वहां भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में उभरी और शिवसेना छोटा दल बन गई, जिसको उद्धव ठाकरे और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2014 से 2019 तक जितनी बदजुबानी महाराष्ट्र में भी सत्ता में साथ होने के बावजूद, केंद्र में भी सत्ता में साथ होने के बावजूद इन लोगों ने की थी, वैसा उदाहरण देश की राजनीति में दूसरा नहीं मिलता है। वही आप देखिए, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजे उनके फेवर में आने के बाद किस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि सोहबत का असर होता है। तो राहुल गांधी जिस तूम तड़ाक की भाषा में नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणियां करते हैं, ये उनसे कम थोड़े ही हैं। और रुकवा सकते हैं तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। ये लैंग्वेज उद्धव ठाकरे की है। अब आते हैं मूल विषय पर। ये जो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की दुंदुभी बजी है,
जो चुनाव होने वाले हैं 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होगा। ये केवल राज्यों के चुनाव नहीं हैं। एक बात हमें बहुत गौर से सुनने और समझने की है। ये 2 स्टेट हरियाणा और महाराष्ट्र फाइनेंशियली, फंड के लिहाज से, राजस्व के लिहाज से, उद्योगों के लिहाज से, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एस्पेक्ट से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो सब राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मुंबई को इस देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है और वो है भी। तमाम मल्टीनेशनल्स के न केवल यहाँ दफ्तर हैं, वहाँ से वो गवर्न होते हैं, बल्कि यहाँ की चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री हो या दूसरे तमाम जो है आपके संस्थान हो, उनके मुख्यालय भी मुंबई में है। मुंबई को हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी गिरफ्त में रखना चाहती है और उसकी वजह क्या है ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मुझे खोल करके बताने की जरूरत नहीं है। जब इन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन तोड़वाया था शरद पवार के जरिए, किन्होंने? कांग्रेस पार्टी ने। तब ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 2014 में ये जब सत्ता से बेदखल हुए तो 5 साल सत्ता से बाहर रह करके जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे। इनके खजाने खाली हो चुके थे दिल्ली में, इनको परेशानियां हो रही थी। ये किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देना चाहते थे। इसलिए उद्धव ठाकरे को साथ लिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद खेल करना शुरू किया। और वो खेल कितना बड़ा था आप बस एक घटना से पता चल जाएगा। जब गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, बाद में ईडी ने भी केस दर्ज किया और 1 साल से ज्यादा समय तक वो आर्थर रोड जेल में बंद रहे, उनको जमानत नहीं मिली। और केवल अनिल देशमुख थोड़ा गिरफ्तार हुए थे, नवाब मलिक अलग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, संजय राउत अलग, कई इनके जो लग्गे भग्गे थे, जो चंगू मंगू थे और जो इनके लिए धन जुटाने का काम कर रहे थे, सचिन वाजे से लेकर के तमाम दूसरे लोग, वो सारे गिरफ्तार हुए। और एक उद्यमी की तो हत्या कर दी गई। इन्होंने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को भी ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे फिरौती वसूल करने के लिए एक स्कॉर्पियो जिलेटिन की छड़ें रख करके प्लांट करवा दी थी एंटीलिया के नीचे। कितने बड़े बड़े खेल इन्होंने किए थे जब सत्ता इनके हाथ में आई थी। वो पालघर कांड, जिसमें साधुओं की, निर्दोष और मासूम साधुओं की ड्राइवर के साथ भीड़ ने पीट पीट करके हत्या कर दी थी। अर्णब गोस्वामी के साथ क्या किया था इन्होंने? जो एनकाउंटर करने वाले विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनको भेज करके अर्णब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार करवाना। कंगना रनौत का बंगले का एक हिस्सा गिरवा देना बुलडोजर भेज करके। नेवी के एक रिटायर्ड अफसर को दौड़ा दौड़ा करके पीटना। एक मराठी अभिनेत्री को केवल इसलिए कि उसने फेसबुक पर शरद पवार के बारे में एक पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था, रीपोस्ट कर दिया था, उठा करके जेल में डाल दिया। 40 दिन बाद जमानत मिली। कैसे कैसे कांड इन लोगों ने किए थे जब सत्ता इनके हाथ में आई थी। तो ये सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, ये आप बहुत भली प्रकार
समझ गए होंगे। और झारखंड में हेमंत सोरेन ने पद पर रहते हुए क्या गुल खिलाए जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, गिरफ्तार हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। तो ये दोनों ही जगह अगर सत्ता में आते हैं तो वो सारा एजेंडा आगे बढ़ाएंगे जो ये चलाते रहे हैं। और जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने समझदारी का परिचय दिया है और जो देश विरोधी ताकतें मैं उनको बोलता हूं जो विदेशों में बैठे हुए मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, यहाँ आंदोलनों के जरिए एक अराजकता का वातावरण पैदा करके देश जिस प्रगति की राह पर आगे बढ़ चुका है उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। उन्होंने ही फंडेड किया था उस 13 महीने के आंदोलन को। उन्होंने ही हरियाणा के चुनाव से पहले भी फंडेड किया इन लोगों को। और जिस तरीके से इन लोगों ने योजना बनाई थी कि हरियाणा अगर काबू में आ गया तो उसके बाद पंजाब से आंदोलन जीवियों को बुलाया जाएगा, फिर हरियाणा में उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दिल्ली में रोज रोज के तमाशे होंगे, अराजकता होगी, लाठी अगर चली, आंसू गैस के गोले चले, गोली चल गई, 10-20 लोग मर गए, तो फिर हम बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा करके नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटवा देंगे डीप स्टेट के साथ मिल करके। लेकिन हरियाणा ने तो बहुत समझदारी का परिचय दे दिया है। अब समझदारी का परिचय देना है झारखंड के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को। वैसे झारखंड में तो पिछली बार भी सीटों का इतना अंतर नहीं था और इस बार तो वहां जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी नहीं। लोकसभा चुनाव ने भी संकेत दिए थे। महाराष्ट्र में लोग क्या हरियाणा के दिखाए रास्ते पर चलेंगे? अगर चलेंगे और अगर ये झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में ही डिफीट पाते हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मजबूती देने का एक काम होगा और इन लोगों के हौसले पस्त होंगे। और केवल इनके नहीं साहब, जो देश विदेश के भीतर बैठी हुई भारत विरोधी ताकतें हैं उनके भी मंसूबे ध्वस्त होंगे। इसलिए ये चुनाव और इन चुनाव के नतीजे केवल झारखंड और महाराष्ट्र के लिए नहीं होंगे, ये राष्ट्र बचाने के लिए होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।